सुबह होने में कुछ देर थी। मौसम खुशगवार था, ठंडी हवा चल रही थी, मगर एक नौजवान लड़का जिसका नाम सावन था, सब चीजों से बेनियाज होकर रात से खेतों में काम कर रहा था। सावन एक मेहनती और खूबसूरत लड़का था। इसका बाप भी एक किसान था, मगर कुछ दिनों से वो बीमार था, जिसकी वजह से सावन को अकेले ही खेतों में काम करना पड़ता था। यूं ही वजह थी कि वो पूरी रात काम करता रहा, हालांकि वो काफी थक गया था। खेतों में हल चलाते हुए सावन की नजर तुलू होते सूरज की तरफ पड़ी। इसे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि ऐसे लगता था जैसे सूरज पर कोई चीज हरकत कर रही हो। फिर इसका शक यकीन में बदलता गया। जो सूरज नमूदार हो रहा था, वैसे ही इसमें होने वाली हरकत वाज़िया होती जा रही थी। सावन ने अपना काम वहीं अधूरा छोड़ा और आसमान की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि इसको सूरज की तरफ से 3 इंतहाई खूबसूरत परिंदे अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए, मगर फिर वो परिंदे साथ वाले खेतों में बैठ गए। सावन तेजी से साथ वाले खेत में दाखिल हो गया और छुपकर देखने लगा। परिंदों ने जमीन पर उतरते ही रक्स शुरू कर दिया। सावन बहुत हैरान हुआ, ये किस किस्म के परिंदे हैं जो इंतहाई खूबसूरत हैं और इंतहाई खूबसूरती से रक्स कर रहे हैं। वो उनके रक्स को लुत्फ अंदोज होकर देखने लगा। जब इन खूबसूरत परिंदों को रक्स करते हुए काफी देर हो गई, तो अचानक इनका एक एक पंख गिरने लगा। जैसे ही जमीन पर उन परिंदों के पंख गिरे, उन परिंदों की जगह पे 3 खूबसूरत लड़कियां बन गईं, जो इंतहाई खूबसूरत थीं, और वो लड़कियां खूबसूरती से रक्स करने लगी। उन लड़कियों ने सावन को देखा, उसके हाथ में उन्होंने अपने पंख देखे, तो वो सारी बात समझ गईं। उनमें से एक लड़की सावन के पास आई और अपने पंख मांगने की दरख्वास्त की कि हमारे पंख हमें वापस कर दो। सावन ने यह सुनकर कहा, तुम कौन हो और किस मुल्क से आई हो? लड़की ने सुनकर जवाब दिया, हम इस जमीन की नहीं हैं, हम सूरज और उसके साथ वाले सियारे से आई हैं। मैं वहां की शहजादी हूँ। सूरज के तलू होने से पहले हमें वहां तक पहुंचना है। अगर सूरज तलू हो गया तो फिर 3 साल तक हम नहीं जा पाएंगे, इसलिए जल्दी से हमारे पंख वापस कर दो। सावन उस शहजादी को देखकर हैरान रह गया। सावन को उससे मोहब्बत हो गई और वो बोला कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो लड़की बहुत हैरान हुई और उससे कहने लगी कि हम जमीन के लोगों से शादी नहीं कर सकते। सावन ने लड़की से पूछा, तुम इस जमीन पर कैसे आई हो? लड़की ने कहा, हमारे पास बहुत सारी जादुई ताकतें हैं। हम सूरज पर सवार होकर इस जमीन पर सैर करने के लिए आए हैं। हमें हमारे पंख दे दो ताकि हम सूरज के तलू होने से पहले इस तक पहुंच जाएं। लड़की ने दोबारा कहा, वरना हम 3 साल तक वापस अपने सियारे में नहीं जा सकेंगी। हमारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। उसने फिर शहजादी से शादी की दरख्वास्त की। ये सुनकर शहजादी परेशान हो गई और बोली, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एक अलग दुनिया है। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे वालिद जो कि बादशाह हैं, इनको तख्त से उतार दिया जाएगा और हो सकता है इन्हें मार दिया जाए, इसलिए मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। इसी दौरान सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगा। ये देखते ही तमाम लड़कियां परेशान हो गईं और मिन्नत समाजत करने लगी, मगर वो ना ही माना। आखिरकार वो सूरज की शहजादी से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें पंख दे देता हूँ, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे शादी करोगी और 3 साल तक मेरे साथ रहोगी।
मगर सूरज की शहजादी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि सूरज बुलंद हो चुका था। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार जब इसने देखा कि अब वो 3 साल तक वापस नहीं जा सकती, तो इसने सावन की बात मान ली और इसके साथ शादी कर ली। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, शहजादी भी सावन से मोहब्बत करने लगी, क्योंकि सावन इसका बहुत ख्याल रखता था और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। इसी तरह 3 साल का अरसा गुजर गया। अब शहजादी की वापसी का वक्त आ गया। शहजादी सावन से जुदा तो नहीं होना चाहती थी, मगर इसे अपने माँ बाप की याद आती थी। शहजादी के पास एक जादुई आईना था। उस जादुई आईने में वो अपने मुल्क के हालात देखती थी। उसी आईने में उसने देखा कि वहाँ के वजीर ने उसके बाप को कैद में डाल रखा है और खुद बादशाह बन गया है, और वो बहुत जालिम था। वो राया पर बहुत जुल्म करता है। 3 साल के अरसा गुजरने के बाद इस सियारे के अफराद, जिनमें जिन और परियां भी शामिल थीं, इनको लेने आ गए। शहजादी ने जाने से इनकार किया तो इसे जबरदस्ती ले जाने लगे। सावन ये देखकर इनके साथ मुकाबला करने लगा, मगर वो मखलूक से मुकाबला न कर सका। सावन उनको एक खराश तक न पहुंचा सका, खुद जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। फिर इसके देखते ही देखते शहजादी इससे दूर चली गई। शहजादी से जुदा हो जाने के बाद सावन बहुत उदास रहने लगा। वो हर वक्त शहजादी को याद करता था। सावन के पास ना तो कोई जादू था और ना ही इसके पास कोई उड़ने वाला घोड़ा। एक दिन सावन लकड़ियां लाने के लिए जंगल में गया। इसने खूब लकड़ियां जमा की और फिर एक दरख्त के साए के नीचे बैठकर शहजादी को याद करने लगा। अचानक इसको किसी के कढ़ाने की आवाज आने लगी। वो इस आवाज की सिमत चलने लगा। इसने देखा इसके पास झाड़ियों में एक हिरन बैठा है और इसकी टांगों से खून निकल रहा है। शायद किसी ने इसको अपना शिकार बनाने के लिए जख्मी कर दिया था। सावन को हिरन की हालत देखकर बहुत तरस आया और इसने आगे बढ़कर हिरन की टांग से तीर निकाला और फिर अपनी कमीज को फाड़कर थोड़ा सा कपड़ा निकालकर पट्टी बांधी। हिरन ने शुक्रिया के तौर पर सावन के हाथ चाटे और जंगल में गुम हो गया। इसके बाद सावन अपने घर आ गया। अगले दिन वो खेतों में काम कर रहा था कि अचानक इसके पास एक छोटा सा परिंदा आके गिरा। ऐसे लग रहा था जैसे परिंदा डर के मारे कांप रहा हो। सावन ने आसमान की तरफ देखा। आसमान पर उसे एक बड़ा परिंदा नजर आया। वो समझ गया कि ये परिंदा इसको खाना चाहता है। सावन ने एक पत्थर उठाया और उस परिंदे को मारा, जिससे वो डर कर भाग गया। इसके बाद सावन ने छोटे परिंदे को उठाया और इसको चावल के चंद दाने खिलाकर उड़ा दिया। परिंदा उड़ते ही सावन के गिर्द घूमने लगा और सुरीली आवाजें निकालकर इसका शुक्रिया अदा करने लगा। सावन दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। इसी दिन सावन खेतों से वापस आ रहा था कि रास्ते में इसे एक बूढ़ा शख्स मिला। इसके कपड़े बहुत गंदे थे और वो पांव से नंगा था। वो शख्स सावन से कहने लगा, बेटा, मेरे पांव में जूते नहीं हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए तुम मुझे अपने जूते दे सकते हो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। सावन को बूढ़े शख्स की बात सुनकर इस पे बहुत तरस आया और इसने अपने जूते उतार कर इसे दे दिए। बूढ़े शख्स ने सावन का शुक्रिया अदा किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। आधी रात का वक्त था। सावन अपने बिस्तर पर सोया हुआ था कि अचानक किसी ने इसकी चारपाई को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। सावन घबराकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। इसके सामने एक बुजुर्ग खड़ा था। इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर बुजुर्ग बोला, बेटा सावन, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद को आया हूँ। सावन हैरत से पूछा, मेरी मदद को? लेकिन मैं तो आपको जानता नहीं। फिर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं वही हिरन हूँ जिसकी तुमने मदद की थी, और मैं ही वो छोटा परिंदा हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी।
اور میں ہی وہ غریب بوڑھا ہوں جس کو تم اپنے جوتے دے کر اس کی مدد کی تھی۔ میں تمہاری آزمائش کر رہا تھا۔ تم واقعی ایک بہت اچھے لڑکے ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم سورج کی شہزادی سے بہت محبت کرتے ہو اور اب تو وہ تمہاری بیوی بھی ہے۔ میں تمہارے لیے 3 چیزیں لایا ہوں جو تمہیں شہزادی تک لے جائیں گی اور تمہاری حفاظت کریں گی۔ اس کے بعد بزرگ نے سامن کو 1 عدد بوٹوں کا جوڑا دیا، 1 لباس دیا اور 1 تلوار دی اور کہا، یہ تمام چیزیں جادو کا اثر اپنے اندر رکھتی ہیں۔ ان بوٹوں کو پہن کر تم سورج تک پہنچ سکتے ہو، جبکہ اس جادوئی لباس سے تم سورج کی گرمائش سے محفوظ رہو گے اور کوئی بھی تمہیں دیکھ نہیں سکتا، اور اس تلوار کی مدد سے تم تمام دشمنوں کا خاتمہ کرو گے۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گیا اور سامن تمام چیزیں دیکھنے لگا۔ اگلے روز جب سورج کی روشنی پورے عروج پر تھی، سامن نے جادو کا لباس پہنا، بوٹ پہن کر ہاتھ میں تلوار لی اور کچھ ہی دیر میں اس نے خود کو تیزی کے ساتھ زمین سے بلند ہوتا ہوا پایا، یعنی وہ اڑ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ سورج کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ پھر وہ اپنے بوٹوں کی مدد سے شہزادی کے محل کے باہر پہنچ گیا۔ محل کے گیٹ کے باہر عجیب و غریب مخلوق پہرا دے رہی تھی۔ جو ہی سامن نے محل کا دروازہ کھول کر اندر جانے کی کوشش کی، پہرا دار محتاط ہو گئے اور ادھر ادھر تیزی سے دوڑنے لگے۔ سامن نے تلوار کے وار سے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اب کوئی بھی پہرا دار زندہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سامن محل میں داخل ہوا۔ وہ مختلف جگہوں سے گزرتا ہوا محل کے دربار میں پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک آدمی پورے جاہو جلال کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے اپنے درباریوں کو حکم دے رہا تھا کہ اس کے ساتھ شہزادی بھی بیٹھی ہوئی تھی جو کہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ سامن خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ محل کے پہرہ داروں کو کسی نے مار دیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اپنی فوج کے چند سپاہیوں کو قاتل کا پتہ لگانے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد شہزادی بھی وہاں سے چلی گئی۔ سامن بھی شہزادی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ وہ ابھی شہزادی کو اپنی موجودگی کے متعلق نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اس طرح کسی کو بھی شک گزرتا۔ جب شہزادی شاہی باغ میں گئی تو سامن نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ شہزادی گھبرا گئی کیونکہ اسے وہاں اپنے علاوہ اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سامن بولا، شہزادی میں آ گیا ہوں۔ شہزادی نے سامن کی آواز سنی تو اس سے کہا، سامن تم یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ پھر سامن نے سارا قصہ سنا دیا۔ شہزادی نے سامن کو بتایا کہ میرے والدین کو اس وزیر نے اسی محل کے جیل خانے میں قید کر رکھا ہے اور وہ مجھ سے اپنے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ تمام رعایا اس کو ناپسند کرتی تھی کیونکہ وہ بہت ظالم تھا اور بادشاہ بن کر سب پر مظالم ڈھائتا تھا۔ سامن نے شہزادی کو حوصلہ دیا اور کہا کہ میں سب کو ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد سامن سیدھا وزیر کے پاس گیا۔ وزیر اپنے پہرے داروں کی ہلاکت کی وجہ سے بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ سامن نے جاتے ہی اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ اس کو مارنے کے بعد وہ شہزادی کو لے کر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا جہاں وہ جیل میں قید تھے۔ ان کو رہا کروایا۔ شہزادی نے سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا اور بتایا کہ یہی میرا شوہر ہے۔ جب عوام کو وزیر کے موت اور اپنے بادشاہ کی خیریت کی اطلاع ملی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ کچھ دن شہزادی سیارے میں رہنے کے بعد سامن نے شہزادی سے زمین پر چل کر باقی زندگی بسر کرنے کے لیے کہا تو شہزادی نے خوشی سے اس کی بات مان لی۔ شہزادی کے والدین نے سامن کو بہت سارے تحفے تحائف دیے۔